www.gstdaystraition.com। मेरा नाम श्वेता है और मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार दोनों ही स्वस्थ होंगे और इस कोरोना वायरस के दौर में सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का आप बहुत ही अच्छे से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है, तो आप इस ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर बैठे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें अपने जीएसटी पोर्टल में जाना होगा, जिसका यूआरएल है www.gst.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आप सर्विसेज में जाइए। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट टैब है, इसमें आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है। जैसा कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो आती है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके सामने दो टैब आ रहे हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ग्रीन ऑलरेडी टिक्ड है और सेकंड है टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जो है टीआरएन नंबर। इसकी हम बात अगले स्टेप पे करेंगे। पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि अपना टीआरएन जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं आईएमआर। इसके अंदर हम क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं। आई एम अ टैक्स पेयर, आई एम अ टैक्स डिडक्टर, आई एम टैक्स कलेक्टर, या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर में आते हैं, या यूएन बॉडी है, या एन नॉन रेजिडेंस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर नॉर्मल अगर आप जीएसटी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर आई एम ए टैक्स पेयर ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जैसे कि टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर में, तो आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार वैसे ही सिलेक्ट करिए। तो मैं टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है स्टेट, आप किस स्टेट के लिए जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। तो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल दिया अपना डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे आता है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे आप ठीक से पढ़ेंगे, एज मेंशन्ड इन पैन, मतलब कि जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका जो नाम है, जिसके नाम से आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, वो नाम एज इट इज जो पैन पर है सेम टू सेम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं एज पर पैन, कैप्स ऑन करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैन नंबर। अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे कोई पार्टनरशिप कंपनी है, कुछ है, तो उस पार्टनरशिप कंपनी में कंपनी का नाम ही लीगल नेम होगा। और अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप पर्सन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें इंडिविजुअल का पैन ही जो होता है वही मेन होता है। तो आप उसके अंदर आप इंडिविजुअल का जो नाम है, राम कुमार, जो भी एक्सपायर जो भी नाम होगा, आप वो डालिए जो उसके पैन कार्ड पे मेंशन होगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए, जो ईमेल आईडी आप रखना चाहते हैं जीएसटी के लिए। ये मोबाइल नंबर डालिए। ये ध्यान रखना, ये आपके कम्युनिकेशन ईमेल आईडी और फोन नंबर है, जिससे आपको इन फ्यूचर इसी नंबर से आपको जीएसटी से कोऑर्डिनेट करना होगा और आपके जो भी ओटीपी वगैरह जाएंगे वो इसी पे ही जाएंगे। तो नंबर ज़रा ध्यान से डालिए। ये मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद हम करेंगे प्रोसीड। तो दोस्तों आपके पास आप नई पेज खुला है, इसके अंदर आप देखेंगे
दो कॉलम आ रहे हैं, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी। मतलब कि जो हमने ईमेल आईडी और फोन नंबर डाले थे उनके ऊपर जीएसटी की तरफ से एक वेरिफिकेशन ओटीपी गया होगा। तो वो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल के इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है और इसके बाद हमारा टीआरआई नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपको आपकी मेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर दोनों पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल, यहाँ पे डालेंगे मोबाइल का ओटीपी, यहाँ डालेंगे ईमेल आईडी और अब इसको प्रोसीड कर देंगे। इन केस अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं और यहाँ प्रोसीड करके। हाँ तो दोस्तों, अब हमने अपना ओटीपी सबमिट करने के बाद हमारे पास टीआरएन, हमारी मेल आईडी और हमारे फ़ोन पे दोनों पे आ गया होगा। मेरी विंडो में कुछ एरर हो गई थी, नेट का कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरा वाला पेज ओपन नहीं हो पाया, आपका हो गया होगा। अब जो आपके टीआरएन नंबर आया है उसको यहाँ पे डाल के हम लॉगिन करेंगे। तो अपना टीआरएन नंबर आप मेल पे से आप एक बार चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पे टीआरएन नंबर डालेंगे, मैंने निकाल लिया है अपना टीआरएन नंबर। कैप्चा डालेंगे हम यहाँ पे। अब हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मोबाइल पे और ईमेल दोनों पे जाएगा। सेम ओटीपी होगा, कोई सा भी एक ओटीपी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ओटीपी नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए 2-4 मिनट का, और फिर भी रिसीव नहीं होता है तो यहाँ से रीसेंड करके दोबारा से ओटीपी आप मंगा सकते हैं। तो हम प्रोसीड करेंगे। तो अब हमारा टीआरएन से हमारा लॉगिन हो गया है। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने एक पेज खुला होगा, उसमें आ रहा होगा आपका माई सेव्ड एप्लीकेशन, क्रिएशन डेट फर्स्ट कॉलम में होगा, उसमें आपकी डेट होगी जिस दिन आपने टीआरएन के लिए अप्लाई करा है, फॉर्म नंबर यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है जिसके बेस पे आपको जीएसटी नंबर अलॉट होगा। यही फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने ये आपको बताया भी है। एक्सपायरी डेट, दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें एक्सपायरी डेट जो होती है आपकी क्रिएशन डेट से ठीक 15 दिन बाद की होती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने अपना टीआरएन नंबर जनरेट करा है उसके उस 15 दिन के अंदर आपको वो एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 अपना फाइनल करके सबमिट करना है जीएसटी पोर्टल पे विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये करने में, अगर आपका टीआरएन जनरेट करने के बाद अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो 15 दिन का प्रोसेस, तो 16वें दिन आपका ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से ही टीआरएन जनरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेटस आ रहा है आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब एक्शन, एक्शन पे आपको यहाँ पेंसिल बनी हुई दिख रही होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा फॉर्म खुलने के लिए। तो दोस्तों ये फॉर्म हमारा खुल चुका है। सबसे ऊपर आपका आ होगा एप्लीकेशन टाइप, न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट, लास्ट मॉडिफिकेशन और प्रोफाइल। प्रोफाइल के नीचे आ रहा होगा आपका परसेंटेज। ये जो आपका परसेंटेज आ रहा है ये बहुत ही मेन चीज है। ये जैसे जैसे आप अपना फॉर्म कंप्लीट करते चले जाओगे वैसे वैसे ये परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, और फाइनल फॉर्म पे जब आप आओगे तो ये जब सबमिट करने से पहले ये आपका 100% होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए सबमिट करने से पहले। बाकी मैं आपको वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको कॉलम जो है आपके मस्ट और कौन कौन से कॉलम आप छोड़ भी सकते हो ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं ये हम अभी कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत जो है पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, इनका भी थोड़ा बहुत गाइडेंस कर दूंगा, लेकिन प्रॉपर उसके ऊपर एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो आपका पैन कार्ड पे जो आपने अपना पैन नंबर भरा होगा उस पे जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। वो एक इंडिविजुअल का नाम भी हो सकता है, आपकी कंपनी का भी हो सकता है, पार्टनरशिप कंपनी का भी हो सकता है, जो पैन आपने दिया होगा यहाँ पर जीएसटी के लिए। तो अब हम आते हैं आगे।
यहाँ पे है हमारा ट्रेड नेम। ट्रेड नेम हम डालेंगे। ट्रेड नेम मतलब कि आप अपना बिजनेस किस नाम से रजिस्टर्ड करना चाहते हो। पार्टनरशिप कंपनी है तो नॉर्मल सी बात है कि पार्टनरशिप कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है तो सेम नेम ही रहता है वैसे। अगर आपको और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होता है वो पैन इंडिविजुअल के नाम पे होता है, तो उस केस में हम कंपनी का नाम चेंज कर लेते हैं, कंपनी का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड में तो कंपनी का नाम सिन नंबर के अकॉर्डिंग होता ही है, ठीक है ना। तो अब आपको मैं आगे का बताता हूँ। ट्रेड नेम, ट्रेड नेम डालते हैं अपना, कैप्स ऑन करके काम करेंगे। ट्रेड नेम के बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब है आपको कोई भी एक अपना कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपकी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, LLP है, लोकल अथॉरिटी, अदर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर, सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, कुछ ऐसा है, स्टेशनरी बॉडी है, अनलिमिटेड कंपनी है। और अगर अदर में है तो अदर में आप डाल के इसको स्पेसिफाई कर भी सकते हैं। हमारी जो कंपनी है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये है, हमने सेलेक्ट कर लिया अपना। आगे आपका आ रहा है नेम ऑफ स्टेट। ये नेम ऑफ स्टेट ये इसलिए जरूरी है, जब आपने TRN नंबर जनरेट करा होगा तो वहां पे आपने स्टेट डाला होगा, तो ये स्टेट दोबारा एडिट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार TRN नंबर डालते समय ही होता है। अब आपका स्टेट आपने वहां पे जो डाला है उस टाइम मैंने बताया था कि ध्यान से डालना, अगर कुछ गलती हुई है तो फिर वो बाद में दोबारा से आपको TRN जनरेट करना पड़ेगा। अभी हमारा जो स्टेट है वो यहाँ पे आ ही रहा है। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आपने TRN जनरेट करते समय आपने डिस्ट्रिक्ट डाला होगा, लेकिन यहाँ पे GST डिपार्टमेंट आपको दोबारा से इसको एडिट करने का ऑप्शन देता है। अगर आपने वहां पे कुछ गलती कर दी है तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मेरा तो यहाँ पे ठीक आ रहा है, जो मैंने वहां डाला था आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ करेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कैजुअल डीलर है, कंपोजिशन में जाना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपको ये यस करना है। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम के लिए हो गया आपका ये, ठीक है। हम जो अभी अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए कर रहे हैं। अगर आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको बस यस करना है, बाकी सब आएगा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। आगे चलते हैं हम, रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब GST नंबर लेने का कारण। अब दोस्तों GST नंबर लेने के कारण इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी की एनुअल लिमिट जो GST ने प्रिस्क्राइब करी हुई है अपने लॉ के अंदर उससे ज्यादा हो गई है, तो आपको GST लेना अनिवार्य है। अगर आप अपने एक किसी स्टेट में काम कर रहे हो, आप राजस्थान में हो और आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, राजस्थान से अलग माल भेज रहे हो, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली वगैरह कहीं भी अपने स्टेट से अलग इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपके लिए GST लेना कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि इसमें आप ही रहा है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो GST की लिमिट है वो आपने क्रॉस कर दी है, तब आपके लिए अप्लीकेबल है। GST की लिमिट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी आपको दे दूंगा, आप उसको देख के समझ सकते हो। और इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर आपकी लिमिट जो है अवॉइड कर दी जाती है, इसके अंदर आपकी लिमिट नहीं देखी जाती है। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो इंटरस्टेट तो आपको GST नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। लायबिलिटी टू पे एज रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ट्रांसफर, सक्सेशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर की डेथ है, डीमर्जर है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, मर्जर है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो आप, सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल, अगर आप किसी ई-कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सेलिंग कर रहे हो, जैसे कि आज की डेट में काफी लोग कर ही रहे हैं इस चीज में काम, और काफी लोगों ने GST भी लिया हुआ है। वॉलंटरी बेस मतलब अपनी इच्छा से, आपकी लिमिट नहीं आती है, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते हो, लेकिन आप अपनी इच्छा से GST नंबर लेना चाहते हो तो आप वॉलंटरी बेस भी ले सकते हैं, ठीक है। इनपुट सर्विस ओनली सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, SEZ यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप आते हो, SEZ डेवलपर में, अदर्स अगर आपको सेलेक्ट करना है तो अदर्स में आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं तो वॉलंटरी बेस ही कर रहा हूँ, तो मैं वॉलंटरी यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दोस्तों इसके अंदर जो है आपको बिजनेस स्टार्ट करने की डेट आपकी वो जरूर डालनी है जो आपको यहाँ पे आएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने सेलेक्ट करा यहाँ पे वॉलंटरी बेस अपनी इच्छा से।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपकी बिजनेस स्टार्ट करने की डेट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेट डाल दी है। इसके बाद आपका आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कोई इससे पहले और भी कोई रजिस्ट्रेशन आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करा रखा है तो वो आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। जैसे आपका जीएसटी कोई आपका ऑलरेडी है, टेम्परेरी आईडी हो गई, रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर वैल्यू एडिड टैक्स नंबर हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, और सेंटर एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अगर आप इंपोर्टर हैं तो यहाँ पे अपना आईसी कोड डाल सकते हैं, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मेरा यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, मैं तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर ही रहा हूँ, तो मैं आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों अभी आप यहाँ पे टैब देख रहे हैं, हमारा बिजनेस डिटेल जो है कंप्लीट हो गया है, उस पर टिक आ गया है, हमारी जो परसेंटेज है वो 11% हो गई है। अब आगे आते हैं प्रमोटर पार्टनर्स, यानी कि कंपनी के अंदर जो जो पर्सन इन्वॉल्व है उसकी उन सबकी डिटेल अब हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। तो एक एक करके हम डिटेल सबकी फिलअप करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे फर्स्ट नेम, आपका नाम आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो भर लीजिए। फर्स्ट नेम डाल दिया हमने, मिडिल नेम है तो वो डाल देंगे, लास्ट नेम है तो हम वो भी डाल देंगे। उसके बाद आता है नेम ऑफ फादर, प्रमोटर पार्टनर जो भी है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, उनके फादर का नेम। दोस्तों ये सारी डिटेल जो है आप आधार कार्ड पैन कार्ड से मैच करके ही करना, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना रह जाए, तो ध्यान से करना। डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे हमें, डेट ऑफ बर्थ डालेगी एज पर पैन कार्ड। अब आगे डालेंगे हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए ईमेल आईडी। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस, जेंडर, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, अदर्स आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जिस पर्सन की आप डिटेल डाल रहे हो वो कंपनी में किस पोजीशन पे वो काम करेंगे। तो अगर प्रोप्राइटर है तो आप प्रोप्राइटर डाल दीजिए, अगर पार्टनर है तो पार्टनर डाल दीजिए, और अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर डाल के यहाँ पे डिन नंबर जरूरी है उनका डालना, यहाँ पे डिन नंबर जरूर डालना। ये पैन नंबर आ ही गया है, यहाँ पे आगे चलते हैं। डालेंगे हम रेजिडेंट इंफॉर्मेशन, पिन कोड डालेंगे यहाँ पे, तो पिन कोड डाल दिया है हमने यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, आगे ये बोल रहा है अपलोड फोटोग्राफ, जिन पर्सन की आपने डिटेल डाली है यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ का आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ जो है आपकी जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैक्सिमम जो फाइल का साइज है वो 100 KB होना चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी फाइल जो है कंप्रेस करके डालना।
अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंप्रेस का लिंक भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे फाइल चूज कर ले रहा हूँ अपनी, मैंने फोटो डाल दी है। फोटो मैंने ऑलरेडी पहले से कंप्रेस कर दी थी, इसलिए मुझे कंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके लिए मैं आपको लिंक दोबारा दोबारा से बता रहा हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको करना है तो आपसे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, मतलब कि आप जिन पर्सन की यहाँ पर डिटेल डाल रहे हो उनको आप कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे काफी सारे फैक्ट्स आते हैं जो समझने वाले होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी का जीएसटी ले रहे हो तो उसके अंदर एक पार्टनर होता है, और अगर उसको आपको एडिशनल आपको कुछ करना है तो आपको उसमें एक या दो आप ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड कर सकते हो, जैसे कि कंपनी के मैनेजर वगैरह हो गए या कोई और जो प्रोप्राइटर चाहता हो। ठीक है, प्रोप्राइटर का खुद खुद प्रोप्राइटर तो कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा ही। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो इसको हमेशा यस रखना प्रोप्राइटरी डिटेल में। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और पार्टनर में आपकी कंपनी के 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, आपको उसके अंदर एक का ऑथराइज सिग्नेटरी आपको 2 को बनाना है, एक को नहीं बनाना है, या 2 पार्टनर है आपको 2 में से एक को ऑथराइज सिग्नेटरी रखना है, एक को नहीं रखना है, तो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। अगर आपको सारे के सारे जितने आप डिटेल फिलअप कर रहे हो जिन पर्सन की, अगर आपको सबको ही ऑथराइज सिग्नेटरी रखना है तो सब पे ही आपको इसको यस करना होगा। आगे हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। मैंने सेव एंड कंटिन्यू करा तो ये मेरी प्रोफाइल बढ़ के 77% हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल। अब दोस्तों जो जैसा कि मैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अब मैंने प्रोप्राइटरी डिटेल फिलअप कर दी। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप का कर रहे हो तो मैं उसके अंदर आपको एक और चीज बता दूं, जब आप प्रोमोटर पार्टनर्स की डिटेल फिलअप करोगे तो यहाँ पे ये जो ऐड न्यू का कॉलम आ रहा है, ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है मेरी, इसलिए यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर आप पार्टनरशिप कंपनी का या प्राइवेट लिमिटेड का, ऐसी किसी कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर लोगे तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक एक पार्टनर की डिटेल सेपरेटली ऐसे भर भर के ये ऐड न्यू करना है, जिससे कि आपके सारे पार्टनर की डिटेल आपकी नंबर वाइज आपको फिर बाद में शो भी हो जाएगी। वो आप यहाँ शो लिस्ट करके आप यहाँ देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आ रही है डिटेल। हमारा जो था प्रोप्राइटर था तो हमारी प्रोप्राइटर डिटेल आ रही है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर होंगे तो यहाँ पे नीचे पार्टनर की डिटेल आपकी ऐड होती चली जाएगी, और साथ में आपके यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन भी आएगा, जिसमें आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी किसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है वो आपको आप वहां से देख के समझ सकते हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एक बारी कि मुझे आपको वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, आपको वीडियो वहाँ पर आपको दोबारा से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम ऑथराइज सिग्नेटरी। ये आपकी डिटेल प्रोप्राइटरशिप कंपनी की अगर आप कर रहे होंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आपकी आ गई होगी जो आपने पहले भरी थी। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऊपर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को यस करना है। दोस्तों ये यस करना जरूरी है। अब जरूरी क्यों है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे यस नहीं करोगे तो और आप आगे बढ़ जाओगे तो आपकी प्रोफाइल तो 100% कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपको आगे एडिशन आपको सही लगाने होंगे, मतलब कि डायरेक्टर के वो सॉरी प्रोप्राइटर के आपको जब सबमिट करने होंगे, सिग्नेचर फॉर्म सबमिट होगा तो वहाँ पे कोई नाम नहीं आएगा। तो ये कॉलम भरना इसलिए जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, मैंने इसको यहाँ पे टिक भी कर दिया है। अब नीचे आते हैं, नीचे ने हमसे अभी कुछ नहीं मांगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी और को भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वहां पर आपको ऐड करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करा, ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको सेकंड पर्सन की डिटेल डालने के लिए फॉर्म खुल गया। तो अब आपको यहाँ पर डिटेल सारी डालनी है जैसे आपने पहले डाली थी। नॉर्मल डिटेल से कुछ ऐसा एडिशनल अभी है नहीं यहाँ पे। अगर उसके अलावा एक आपके इसके अलावा और भी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो यहाँ पे सिंपल है, आपको ऐड न्यू करके आगे बढ़ना है। और जहाँ पे आपका एक क्लियर हो जाए तो आपको कंटिन्यू करना है। जैसे कि मेरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कंप्लीशन लिखा आ रहा है, टिक लिखा आ रहा है, और आपका फाइनल है यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी मेरा यहाँ पे टिक है। तो मैं यहाँ पे आगे करता हूँ कंटिन्यू। नेक्स्ट आता है आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसा कोई कंप्लीशन नहीं कि उसको भरना ही है, मैं इसको
ऑफ कर दिया है। अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों हमारा आ गया सबसे मेन, जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस एड्रेस पे आप जीएसटी लेना चाहते हो। अब ये वहाँ का एड्रेस आएगा, इसको बड़े सावधानी से भरना है। यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा, रोड एंड स्ट्रीट, सिटी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड। दोस्तों इसके अंदर जो है आपका जितने भी ये कॉलम है स्टार मार्क रेड कलर से मार्क हुए गए, आप देख रहे होंगे, ये कंपलसरी कॉलम होते हैं, इनको भरना कंपलसरी है। इसके अगर आप इनको नहीं भरोगे तो ये फॉर्म फिलअप सबमिट नहीं करेगा। तो अपने एड्रेस को आप इसी अकॉर्डिंग इसको आप डिवाइड कर देना, ताकि ये सब कॉलम जो है फिलअप हो जाए। ठीक है, तो आगे आते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अभी फिलहाल इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्टर, सर्कल, वार्ड, चार्ज, यूनिट। दोस्तों ये सिलेक्ट करना काफी जरूरी है। जैसा कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डाला हुआ, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखा दिया गया होगा। ठीक है, नीचे कमिश्नरेट ऑफिस आएगा, डिवीजन क्या है आपकी, डिवीजन जाएगी, रेंज क्या है, रेंज जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है या फाइंड नहीं कर पाते हो, ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन लगती है, तो आप इसमें आप सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखा हुआ एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, सेंटर जुरिडिक्शन। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की साइड खुल गई। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप कैसे सर्च करोगे, अब मैं आपको बता दूं। सर्विसेज में जाएंगे आप, सर्विसेज में जाके यहाँ पे आपका आ रहा है नो यूर जुरिडिक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, किस स्टेट के लिए आप सर्च कर रहे हो। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे जोन आ गया होगा। जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट करा तो मेरा मध्य प्रदेश में मेरा यहाँ पे आ गया भोपाल। अब भोपाल के अंदर आपका कौन सा ऑफिस है, भोपाल में आप भोपाल का आपको है ये कमिश्नरेट ऑफिस नीचे आपको दिए गए हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। तो यहाँ पे आप यहाँ प्लस का साइन है, इसको यहाँ से ओपन करके आप अपना निकाल सकते हो, आपको कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आपको आएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, जैसे कि मैंने ये उज्जैन 1 डाल के देखा है, मेरा यहाँ पे तो इजीली मिल गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। वैसे मैं वैसे भी बताया था, जैसे ये मेरा रेंज 5 है, तो यहाँ पे आपका एरिया का नाम भी आ जाएगा। मैं दूसरा आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं आपको कर देता हूँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जैसे मैंने कर दिया, तो दिल्ली में आपके 4 कमिश्नरेट ऑफिस आ गए, दिल्ली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप जैसे आपने ईस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो आप ईस्ट में जैसे आप ईस्ट में सेलेक्ट करने के बाद आपका गांधीनगर आ रहा है, लक्ष्मी नगर आ रहा है, आपका एरिया का नाम आ गया। अब आप एरिया के नाम पे क्लिक करोगे तो आपकी रेंज भी आ रही है, आप रेंज पे क्लिक कर करके आप अपने जगह का आपका लोकेशन कहाँ की पड़ेगी प्रॉपर आपको यहाँ पे मैप हो जाएगा। तो आप जो यहाँ पे आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग फिलअप करिए। तो यहाँ पे आपको बढ़ते समय ध्यान देना है, कमिश्नरेट ऑफिस जो है आपका यहाँ से आएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तब ये आपको ऑप्शन अपनाना है। अगर आपको यहाँ पर जीएसटी की साइट पर अगर आपको इजीली मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पाता है तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने का तरीका यही है, ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप यहाँ से सेट करके जैसे ये रेंज 146 हो गई, 147 हो गई, आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से फिलअप होगा। अभी यहाँ पे हम इसको चेंज भी नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें आधार वगैरह वेरिफिकेशन करनी है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको सबमिट कर देंगे आगे ऐसे ही। अब आगे आते हैं नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, लोग जो है जीएसटी अप्लाई कर देते हैं
लेकिन फिर भी उसके बाद उनका क्या कहते हैं किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चनेबल मार्क आ जाता है। जीएसटी दोबारा से क्वेश्चन कर लेता है कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है इन डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले एक बार एक हो चुका है केस ऐसा ही, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपका नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस कंसेंट है, जैसे कि कंसेंट मीन्स अगर आपका पोजीशन पे जो आपका पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस आप ले रहे हो जीएसटी नंबर, वो विदाउट रेंटल है, पहली चीज। सेकंड, आपका किसी रिलेटिव में या किसी फ्रेंड सर्कल में आपने एक क्या कहते हैं विदाउट रेंट आप उसको ले यूज कर रहे हो, तो आप उस केस में कंसेंट लेटर इशूड होता है। कंसेंट लेटर का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही। कंसेंट लेटर का फॉर्मेट देने के आप कंसेंट लेटर जब आप यहाँ पे डालोगे, तो वो कंसेंट लेटर का फॉर्मेट आपको एक प्लेन पेपर पे निकाल के उस साथ में आपको स्टैम्प पेपर लगाना है। आपको कंसेंट लेटर पे 10 रुपये का आपको कोर्ट से स्टैम्प पेपर मिलेगा। आपको उसमें 2 विटनेस के साथ कंसेंट लेटर लैंडलॉर्ड से साइन कराना होगा। ये एक तरह की एनओसी ही होती है, आप अगर कह सकते हो तो इसको एनओसी भी कह सकते हो, लेकिन कंसेंट लेटर आपका बस नाम चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई इतना मेजर फर्क नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कंसेंट पे जाएंगे, तो कंसेंट पे जाके हमसे 2 चीज मांगता है यहाँ पे। पहला तो मांगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो तो कंपलसरी है ही है, अगर आप कंसेंट पे जाएंगे तब भी कंपलसरी है, अगर आप रेंटेड पे जाएंगे तब भी कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी मीन्स अगर आपको उसकी जगह कुछ और दे सकते हो। वैसे रेंट एग्रीमेंट में कंपलसरी इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का कारण ये है कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी केस में अगर ये नहीं मिल पाता है तो उसके अलावा आप क्या कहते हैं लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं, म्यूनिसिपल खाता को भी दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन वो लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट अगर आप यहाँ पे लगा देते हो, ये बेसिकली जानने का पर्पस यही होता है कि जिस कंसेंट जो आप कंसेंट लेटर अटैच कर रहे हो, वो जो एड्रेस आपने कंसर्न लेटर में मेंशन करा है, वो बेसिकली प्रॉपर्टी जिस लैंडलॉर्ड से आपने साइन कराई है वो एक्चुअल लैंडलॉर्ड है या नहीं। जीएसटी को बस यहाँ पे यही वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपको यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉर्मली लैंडलॉर्ड के नाम से ही होता है, अगर किसी और के, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाते हो तो साथ में कंसर्न लेटर लगा देते हो, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो लैंड जो है उसी पर्सन की है जिसने कंसर्न लेटर पे साइन करा है। प्रॉपर्टी लिस्ट पे है, तो यहाँ पर प्लीज क्लिक करिए। लिस्ट में आपके ऑप्शन आ रहे हैं, आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो गया, म्युनिसिपल खाता कॉपी हो गई, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, रेंट लीज एग्रीमेंट हो गया, या रेंट रिसिप्ट विद एनओसी इन केस ऑफ नो एक्सपायरी एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको एक बिजली का बिल लगा देना है, बस आपका काम हो गया। अगर बिजली का बिल नहीं है आपके नाम से, तो अगर आपका उस जगह के मालिक आप ही हैं, तो आप वहाँ पे लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई रजिस्ट्री उस प्रॉपर्टी परचेज जिस प्रॉपर्टी पे आप लेना चाहते हो जीएसटी, वहाँ की कोई परचेज पेपर हो गए, जैसे रजिस्ट्री वगैरह हो गई, वो भी अटैच कर सकते हो। म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो गई, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लेटेस्ट, ये भी आप अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका रेंटेड। रेंटेड भी सेम ही है यहाँ पर, इसमें आपका रेंट एग्रीमेंट आपको अटैच करना है, या रेंट रिसिप्ट, दोनों में से एक चीज। तो रेंटेड भी है यहाँ पे, आप रेंटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगाओगे वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और एनओसी भी आपकी लेटेस्ट साइन करी भी होनी चाहिए, उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए प्रॉपरली विद, और साथ में 2 विटनेस होने चाहिए। और वो आपकी एनओसी जो है आपके क्या कहते हैं स्टैम्प पेपर पे जाएगी। स्टैम्प पेपर उसके लिए आपको परचेज करना है, आप 10 रुपये का स्टैम्प पेपर भी ले सकते हो, और उसको आपको नोटराइज कराना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है अदर। अदर में आपका आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट, कुछ भी लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट देके आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे खुद की प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मुझे 2 फॉर्मेट में, 2 जेपीईजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकता हूँ, बस 100 KB से नीचे का होना चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रेमिसेस। अब इसके अंदर आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या रहेगी।
आपका कोई बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लीजिंग बिजनेस, रिटेल है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इंपोर्ट है, ऑफिस सेल है, कोई आपका ऑफिस वगैरह है जहाँ पे आप बैठ के काम करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाना इस तरह से पड़ेगा। और साथ में वेयर हाउस, डिपो, अदर्स, एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होलसेल बिजनेस। अगर आप अदर भी सिलेक्ट करते हो इसमें, तो अदर में आपको इसको स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो है मैं अपना डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको इसके अलावा कोई और एडिशनल प्लेस भी है जो आप जीएसटी में ऐड करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ से आप यस करके आगे बढ़े। अगर नहीं है तो इसको ऑफ ही रखिए। हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आ गया है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस। अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस की डिटेल है तो यहाँ पे एंटर होगी, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आपका यहाँ पे आता है गुड्स और सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 अपनी सर्विसेज और गुड्स की डिटेल ही एंटर करनी है। अगर आप गुड्स में डील करेंगे तो गुड्स की आपको अपने आइटम ऐड करने हैं। आप अपने आइटम गूगल में चेक कर सकते हैं, लिस्ट पूरी प्रॉपर अवेलेबल है। अगर कोई सर्विसेज में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो सर्विसेज की लिस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसा कि अब हम आगे डालेंगे इसमें HSN कोड, गुड्स या सर्विसेज का जो भी आप डालना चाहते हैं, पर ये याद रखना टॉप 5 ही आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही आप और 4 ऐड कर सकते हो। इसके बाद करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा अगला, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय कोड, EC नंबर, यहाँ पे RC नंबर। यहाँ पे ये अगर आपसे रिलेटेड है, ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है, वैसे अगर रिलेटेड है तो आप इसको फिलअप करिए, अदरवाइज इसको स्किप करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेन जो आता है आधार ऑथेंटिकेशन। दोस्तों आपको पता होगा GST की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करा पाते हो किसी वजह से, नहीं हो पाता, मतलब जैसे कि आपका नंबर अपडेट नहीं है आधार कार्ड में, तो पहले उसको अपडेट करा लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। कि आपको बाद में भी कराना पड़ेगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब उसको बाद में भी कराना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पर आपको स्कैप करना है, अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप इसको यहाँ से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके GST डिपार्टमेंट की तरफ से आपके प्रीमिसेस पे फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी हो जाती है। तो कोई भी आपके डिपार्टमेंट से कोई भी एक सीनियर, कोई भी वहाँ से इंस्पेक्टर वगैरह आके आपके प्रीमिसेस वेरीफाई करके उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव होगी। अगर आप जो है आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ से कंप्लीट कर देते हो तो डिपार्टमेंट की तरफ से फिजिकल वेरिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं रहता है, वो फिर उनके हाथ में ही है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि होगी ही होगी। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते हैं तो कंफर्म है कि वेरिफिकेशन तो होगी। तो वेरिफिकेशन नॉर्मली करना कोई ऐसा गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप फाइल सबमिट करोगे अपनी, तो आपका 2 से 4 दिन के अंदर रिवर्ट नॉर्मली आ जाता है। और आप इसको फिर अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पे जाओगे तो ये थोड़ा मैटर थोड़ा चला जाता लंबा। डिपार्टमेंट से एग्जीक्यूटिव आएगा, वो फिर अपने वहाँ से वेरिफिकेशन करेगा, वो फिर आगे सबमिट करेगा, पोर्टल पर अपडेट होगा, उसके बाद आपका GST नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ से मुझे आधार ऑथेंटिकेशन होगी। जब ये आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद जब आपका लास्ट फाइनल वेरिफिकेशन का अपने फाइल सबमिट कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद आपके पास GST की तरफ से आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है और आपके ईमेल एड्रेस। उस लिंक के थ्रू ही आधार वेरिफिकेशन होगी। उसको करने के लिए आपको टाइम भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमसे कंफर्म कर रहा है कि आप श्योर उस नंबर को भेजने के लिए, तो हम इसको ओके करते हैं। तो आगे चलते हैं वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे, आपने सबसे पहले ऊपर देखिए आपका ये जो प्रोफाइल है ये 100% कंप्लीट हो गई। अब आपके फाइल जो है सबमिट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको उसको लास्ट में एक बार ओवरव्यू करना है तो ये आपके ऊपर टैब्स हैं, आप यहाँ से इसको एक बार लास्ट ओवरव्यू कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई मिस्टेक इसमें लगती है
तो आप इसको अभी के अभी ठीक कर सकते हो, या फिर कुछ करेक्शन वगैरह या कुछ एडिशन या डिलीशन है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है तो आप यहाँ से सेट करिए। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जिस नाम से आपको सबमिट करना है प्लेस डालिए। अब सबमिट विद, दो ऑप्शन हमें देगा यहाँ पे, सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी। अगर आप सबमिट विद डीएससी करते हो तो जिस पर्सन का आपने नाम डाला है उसको आपको यहाँ से डीएससी के थ्रू फाइल आपको सबमिट होगी। आपका सेकंड ऑप्शन है ईवीसी के थ्रू, मतलब आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हो। आपका दोनों जगह ओटीपी जाएगा, ईमेल पे भी एज वेल एज मोबाइल नंबर पे भी। तो अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो सिंपल सा एक आपके पास ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ से ओटीपी आपका जो आएगा आपको यहाँ से ओटीपी डालना है। तो वैलिडेट ओटीपी करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे लिखा आ गया है सक्सेस, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटिंग बाय यू, एक्नॉलेजमेंट विल बी मेड अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको एक कंफर्मेशन मेल जो है जीएसटी के थ्रू से आपकी मेल पे और आपको आपके फोन पे एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद आपका ये फाइल आपकी सबमिट हो चुकी है। अब इसका स्टेटस देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रिएशन डेट सब कुछ वैसे ही आ रहा है, बस यहाँ पे जो एक्शन लेने का जो पेंसिल का जो एडिट का टैब था वो अब एडिट का टैब यहाँ पे विजिबल नहीं है, अब हम एडिट नहीं कर सकते। अब स्टेटस में हम देखेंगे तो स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है आपका स्टेटस यहाँ पे है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, इसका मतलब है फॉर्म सबमिटेड, डाटा इज बीइंग validated from security MCA UIDI as the case may be, check after some time, ठीक है। इसके बाद आपका पैन वैलिडेशन होगा, फिर इसका बाद आपका एआर नंबर आपके लिंक पे चला जाएगा आपका आधार वेरिफिकेशन होने के बाद। फिर डिपार्टमेंट में फाइल जाने के बाद आपकी फाइल हो जाएगी, और फाइल आपकी तो है डिपार्टमेंट चली जाएगी, डिपार्टमेंट उसका वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ ठीक रहा तो आपको विद इन 5 to 7 डेज आपके मेल पे आपको कंफर्मेशन मेल मिल जाएगी और एसएमएस पे भी, और उसके बाद आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मैं ये आपका वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो बिना झिझक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना ना भूलो, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अब आगे मैडम कंटिन्यू करेगी। आई होप आपको हमारी इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी और ये भी पता चल गया होगा कि घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना है इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और आप ही की सुविधा के लिए हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाया है जिसे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम उस फॉर्म के थ्रू आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।